सहकार रेडियो पर आइए सुनते हैं विभाजन की त्रासदी पर भीष्म साहनी की कहानी। अमृतसर आ गया है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम यानी फ़ौज के किस्से सुनाते रहे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा था। वो आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वो आपस में पश्तों में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया सिर मुंह ढांपे बैठी थी और बहुत देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 मुसाफिर और भी रहे होंगे, वो स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थीं और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते हैं, ये झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना दूर तक नहीं जाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी एक बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में। मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने का क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और यौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थीं। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद होने के बाद दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती। शायद ज़लहम का स्टेशन पीछे छूट चुका। अब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालकर अपने साथियों को देने लगा। हंसी मजाक के बीच वो मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। काले बाबू, ताकत आएगी, अब जैसा हो जाएगा, बीबी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंस कर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर में तुम्हें कौन देखता है, हम तेरे बीबी को नहीं बोलेगा, और तो हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा। कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कहता, ओ कितना बुरा बात है, हम कहता है तो माँ मुँह देखता है। सभी पठान मगन थे। इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी खी करने लगे। अदलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी खी करने लगे। मांस नहीं खाते बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कहा उठा,
डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वो भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वो भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भांप लेता था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नई जगह बोल दिया ना, जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुस चले आते हैं। कितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे। अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वो अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। मुसाफिर जल्द ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगला डिब्बे में जाओ, हंसते चले आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वो लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वो अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई। उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों को बल उठकर बैठना पड़ा। अरे बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आ रहा है, अपने बाप का घर समझ लिया है, मत घुसने दो, क्या करते हो, धकेलो पीछे, धकेलो। और लोग भी चिल्लाने लगे। वो आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लग कर खड़े थे। और कोई डब्बा नहीं मिला है, औरत जात को भी उठा लाया। वो आदमी पसीने से तर था, हांफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूं मैं। इस पर डब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए। बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, दिखता नहीं है इधर जगह नहीं है। पठान ने आ देखा न ताव आगे बढ़कर ऊपर से उस पर एक लात जमा दी। लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वो हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वो बराबर अपना सामान अंदर घसीट रहा था, पर डब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी गठरियां आई। उस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये? हाँ, वो चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए। केवल कोने में बैठे बुढ़िया कलराए जा रही थी। ए नेक वक्त हो, बैठने दो, आजा बेटी आजा, तू मेरे पास बैठ जा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वो आदमी बदहवास चिल्लाया। पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की
सर से पांव तक कांप रही थी और चिल्ला रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वो आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा। बुढ़िया ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल से दर्द मर गया क्या? छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया उसे। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल से चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत न हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई। शहर पीछे छूट गया। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा है। शहर में आग लगी थी। बाद डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। वो लपक लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़ आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के नीचे पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली, ज़्यादा शंकित नजर आने लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के हर डिब्बे में थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में से किसी ने पूछा। वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया। हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिब्बी निकाली, नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकाल कर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जप रही थी। किसी किसी वक्त उसके होंठ बुदबुदाते नजर आते। लगता उसमें कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा फड़क नहीं रहा था। एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। लगता था वो इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी मुर्दे की तरह पीला था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगारत, तू मर्द हो कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तू मर्द के नाम को बदनाम करता है। वो बोल रहा था, बार बार हंस रहा था। उससे पश्तो से कुछ कहने लगा। बाबू चुप बनाकर लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पे उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठ जाओ। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो अपने आप उठकर सीट पर बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वो क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण से खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। वो जिला निश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूट कर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में रुक जाती तो डब्बे के अंदर का सन्नाटा और गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे।
हाँ, उन्होंने बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी आंखों से शून्य में देख रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे बैठी बैठी सो गई। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अथलेटे कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाली और धीरे धीरे हाथ चलने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया। चांदनी में बाहर की दुनिया और अनिश्चित और रहस्यमयी हो गई। किसी किसी वक्त दूर आग के गोले उठते नजर आते, कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिक्कारती हुई आगे बढ़ती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुर निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वो जैसे चीख कर बोला। डिब्बे के सभी लोग इसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदल ली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वो हरबंसपुर की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में मौन था। तभी इंजन ने सीटी दी। उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ रही थी। शहर आ गया है। और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरे उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देख कर मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी। बाबू बकबकर नहीं करो, खजीर के तुख्म, गाली मत बको, हमने बोल दिया हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वो सर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार बोले, लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरी बाप की है। बाबू चिल्लाया, ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया फिर बीच में बोली, ओ जीड़ जो गयो, आराम नाल बैठो, रब दिए बंदियों कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ा रहे थे। उनमें से छीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्ला रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी वो उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इस बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूटे पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डब्बे के बाहर प्रकट हुए और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वो उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगते। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वो डिब्बे में से निकल गया। मेरा माथा ठनका, गुस्से में वो पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। वो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छंकने लगी। लोग अपने अपने डब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और मुझसे वो बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वो उसे कहाँ से मिली। डब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ से पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर हड़बड़ा कर वो चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिर पिटा कर उठ खड़ा हुआ।
चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे जाने क्यों दिया यार, तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत नए मुसाफिर थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो फिर मेरी वाली सीट पर आ गया। वो उत्तेजित था, बड़बड़ा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खाईं और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहां उनके जान माल को कोई खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ देर बाद लोग ऊँघने लगे, मगर बाबू अभी भी फटी आंखों सामने की ओर देख रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डब्बे में से निकल कर किस ओर गए। उसके सर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा। डब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे नींद में मेरा सर कभी एक ओर लुढ़कता, कभी दूसरी ओर। किसी भी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई पड़ते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे फंसार कर लेट गए। डब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभिन्न मुद्राओं को देख कर लगता डब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी वो खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी मेरी आंखें कुछ देर उस पर लगी रहीं, पर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डब्बे का दरवाजा फटफटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़कर आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी, हाथ में लाठी, और उसने बदरंग से कपड़े पहने थे। उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ एक औरत भागती चली आ रही थी। नंगे पांव उसने 2 गठरियां उठा रखी थीं। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, चढ़ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खोलो, खुदा के वास्ते खोल दो। वो आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दीजिए, गाड़ी निकल जाएगी। वो आदमी खिड़की में से अपना हाथ डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिट की नीटा टोड़ने लगा। नहीं जगह बोल दिया ना, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया। उसी क्षण नपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई पड़े। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में क्षण चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सर पर किया। मैं देखते ही डर गया। मेरी टांगें लरस गई। मुझे लगा जैसे उस क्षण के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वो 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमूधी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वो कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वो मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के लिए ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे।
नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वो अभी भी शायद ये समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पाया, उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वो गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए। वो कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वो छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी फूली हुई थी। डब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वो आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया। दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आ गया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए थे। मेरी और उसकी नजर ही नहीं उठी। थोड़ी देर तक वो खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वो दबे पांव चलता हुआ है और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटाट छंटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सर के पीछे रखे सामने की ओर देख रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वो पठान डब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहिनी की कहानी अमृतसर आ गया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। व्हाट्सएप पर जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और ज़िला लिखकर भेजें। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसी ही किसी कहानी के साथ अगले रविवार फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।